न्यूरॉन -70 से +30 कैसे जाता है? अगर ये समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन नीट का पक्का गया। आज इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में होता है, रेस्टिंग स्टेट मतलब व्हेन नो मैसेज इज कंडक्टिंग, उस स्टेट में हमारा न्यूरॉन अंदर से नेगेटिवली चार्ज्ड होता है एंड बाहर से पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। बट द कॉन्सेप्ट इज अंदर से क्यों नेगेटिव चार्ज है एंड बाहर से क्यों पॉजिटिव चार्ज है। अंदर न्यूरॉन में के पॉजिटिव आइंस, पोटेशियम आइंस होते हैं एंड बाहर न्यूरॉन के सोडियम आइंस होते हैं, Na पॉजिटिव आइंस। अब आप सोचोगे अंदर भी पॉजिटिव चार्ज बाहर भी पॉजिटिव चार्ज, तो अंदर नेगेटिव चार्ज क्यों और बाहर पॉजिटिव चार्ज क्यों? क्योंकि बेटा न्यूरॉन के अंदर एक्सोप्लाज्म विच इज इन एक्सॉन, वहां पर नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होते हैं। सी, अब मेरी स्क्रीन में देखो, हमारे पास ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं। ये हमने इस तरीके से दिखाया हुआ है। दीज आर दी नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स। ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स अगर हम कॉन्सेंट्रेशन में देखें तो ये के पॉजिटिव आयन से ज़्यादा होते हैं। क्योंकि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के पॉजिटिव से ज़्यादा है तो इसी वजह से एक्सोप्लाज्म अंदर से नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। बट न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के बाहर कोई भी पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन और कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ Na पॉजिटिव आइंस प्रेजेंट है। इसीलिए एक्सॉन की मेम्ब्रेन आउटसाइड से पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है। सो दिस इज द रेस्टिंग स्टेट, बाहर पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू Na पॉजिटिव आइंस एंड एक्सोप्लाज्म के अंदर के पॉजिटिव आइंस एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन रेस्टिंग स्टेट में। प्लस हमारी जो बेटा ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन होती है, कुछ चीज़ों में ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली मतलब शो करती है चीज़ें। फॉर एग्जांपल, जो हमारी एक्सॉन की मेम्ब्रेन है उसके पास ना कुछ लीकी चैनल्स हैं। लीकी चैनल्स मतलब ऐसे चैनल्स जहाँ से चीज़ें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में फ्लो कर सकती हैं, क्योंकि चीज़ें हमेशा लीक आउट तो ऐसे ही होती हैं, हाई टू लो। सो तुम्हारी एनसीईआरटी में ना एक लाइन लिखी हुई है that the membrane of axon is highly permeable to potassium ions and nearly impermeable to sodium ions। अभी जाके अपनी एनसीईआरटी में ये लाइन हाईलाइट कर लो, क्योंकि एआर क्वेश्चंस में ये बहुत अच्छी लाइन है कि हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि जो हमारी एक्सॉन की मेम्ब्रेन है it is fully permeable to potassium ions, means so many potassium ions can cross the membrane at the resting state, but it is not impermeable. Nearly impermeable means in comparison to potassium ions very least amount of sodium ions can cross the axon membrane। वही हमने इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। हमारे पास बेटा जी ये मैंने दिखाया सर्कल में बहुत सारे पोटेशियम लीकी चैनल्स एंड ओनली 2 सोडियम लीकी चैनल्स, क्योंकि इन कंपैरिजन टू पोटेशियम लीकी चैनल्स सोडियम लीकी चैनल्स आर लेस एक्टिव। दैट इज व्हाई योर एक्सॉन मेम्ब्रेन इज नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आइंस। तो क्योंकि एक्सोप्लाज्म के अंदर बहुत सारा पोटेशियम चार्ज था, तो बहुत सारे पोटेशियम आइंस जो हैं वो बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में चले गए और जो सोडियम आइंस थे वो बाहर थे, वो सब रश होकर अंदर आ गए, एक्सोप्लाज्म में आ गए। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो जो रेस्टिंग स्टेट का पूरा कॉन्सेप्ट था, बाहर पॉजिटिव चार्ज अंदर नेगेटिव चार्ज, ये तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम बाहर जाना शुरू हो गया और सोडियम अंदर आना शुरू हो गया। हमें चाहिए बाहर सोडियम अंदर पोटेशियम। इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए स्पेस पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? सोडियम पोटेशियम पंप which actively transport 3 sodium ions outside and 2 potassium ions inside. Actively, when I say actively, that means it is transporting against the concentration gradient. Means by using 1 ATP, 3 sodium ions are thrown out and 2 potassium ions are taken in. ओके तो यहाँ से एक नीट का बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बनता है दैट 1 ATP इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम एंड 2 पोटेशियम आइंस और 2 ATPs आर यूज्ड फॉर 3 सोडियम एंड 2 पोटेशियम आइंस। सो दैट वे, सो ऑलवेज रिमेंबर
1 ATP फॉर 3 सोडियम एंड 2 पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट। तो ये जो पोटेशियम आयन एंड सोडियम आयन पंप है ये करेक्शन के लिए है। जो भी लीकी चैनल्स की वजह से पोटेशियम बाहर गया, सोडियम अंदर आया, वो सब करेक्ट कर देगा। जो इवनली स्पेस्ड हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप है एक्सॉन के मेम्ब्रेन में, वो करेक्ट कर देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्टिंग स्टेट। अब ये जो चार्ज डिफरेंस है एक्सॉन के अराउंड, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, यहाँ पर बनता है बेटा एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जिसकी वैल्यू होती है -70। डायरेक्ट नीट का क्वेश्चन है बेटा ये, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, व्हेन द मेम्ब्रेन इज नॉट कंडक्टिंग, तब मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कितना होता है? इट इज -70 मिलीवोल्ट्स। जिसको मेंटेन कौन कर रहा है? एक्सोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स एंड सोडियम पोटेशियम लीकी चैनल्स पैसिवली मींस विदाउट यूजिंग एनी ATP वर्क करते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप है जो इसको करेक्शन में काम आता है। सो दिस इज अबाउट द रेस्टिंग स्टेट। अब जो हमारी बेटा एक्सॉन की मेम्ब्रेन है उसके पास सोडियम पोटेशियम पंप लीकी चैनल्स के साथ साथ वोल्टेज गेटेड चैनल्स भी हैं। कौन से चैनल्स हैं? वोल्टेज गेटेड चैनल्स, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन में क्लोज रहते हैं। ये सिर्फ कब ओपन होते हैं? जब हमारी मेम्ब्रेन के अराउंड वोल्टेज चेंज होगा। अदरवाइज ये वोल्टेज गेटेड चैनल हमेशा क्लोज ही रहते हैं। अब हमारे पास ये मैंने एक ब्लैंक स्लाइड ली है, मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ। हमारे पास बेटा ये एक एक्सॉन की मेम्ब्रेन है जहां बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज इज ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स एंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन में अंदर था पोटेशियम, बाहर था सोडियम। एज पर योर NCERT, नाउ आई विल divide this axon into 3 parts, A, B and C. Now let's say at point A यहाँ पर एक स्टिमुलस आया। स्टिमुलस की भी एक बहुत अच्छी चीज़ है बेटा, जो स्टिमुलस है वो आना चाहिए -55 to -60 मिलीवोल्ट्स का। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मतलब मिनिमम इतना स्टिमुलस हमें चाहिए, तभी ये मेम्ब्रेन जो है वो मैसेज कंडक्ट करेगी, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। दिस इज ऑल और नन लॉ। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होगा तो मेम्ब्रेन फुली चार्ज, मतलब फुली जो है पोटेंशियल कैरी करेगी, इम्पल्स कैरी करेगी। अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस नहीं है, उससे वैल्यू कम है, तो नो चेंज, नथिंग, ऑल और नन। ओके, सो -55 to -60 मिलीवोल्ट्स का पोटेंशियल वाला स्टिमुलस आया एट साइट ए। इस वोल्टेज पर सोडियम गेटेड चैनल्स ओपन हो जाएंगे। दिस इज योर सोडियम गेटेड चैनल। ध्यान से सुनते रहना, पे योर फुल अटेंशन। सो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गए, बाहर बहुत सारे सोडियम आइंस थे। अब ये सोडियम आइंस इस वोल्टेज गेटेड चैनल के थ्रू अंदर आने शुरू हो जाएंगे। अब अंदर सोडियम आइंस भी हैं, अंदर पोटेशियम आइंस भी हैं। तो अब सोडियम एंड पोटेशियम आइंस कलेक्टिवली नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के ऊपर हावी हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन हमारी अभी तक बाहर पॉजिटिव एंड अंदर नेगेटिव थी, वो अब अंदर से पॉजिटिव हो जाएगी। किसकी वजह से? ड्यू टू योर सोडियम एंड पोटेशियम आइंस। कंपैरेटिवली बाहर से सोडियम अंदर आ रहा है, तो बाहर कंपैरेटिवली क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। सो एक्सॉन अंदर से पॉजिटिव, बाहर से नेगेटिव एट साइट ए। बट बी साइट पर बेटा जी सेम रहेगा, बाहर से पॉजिटिव, अंदर से नेगेटिव, बाहर से पॉजिटिव, अंदर से नेगेटिव। सिमिलरली एट साइट सी। अब ये जो मूवमेंट है कि सोडियम आयन अंदर आ रहा है, ये कब तक चलेगा? ये चलेगा बेटा जब तक एट साइट ए हमारा पोटेंशियल +30 मिलीवोल्ट रीच नहीं कर जाता।
जैसे ही हमारा पोटेंशियल प्लस 30 मिलीवोल्ट रीच कर जाएगा तब क्या होगा वो मैं अभी आपको बताती हूँ। उससे पहले ये समझो, ये हो गया। अब ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। तुम पढ़ते हो फिजिक्स केमिस्ट्री में दैट जो तुम्हारा चार्ज है, जो तुम्हारा करंट है, वो फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये तुम्हारा सर्किट कंप्लीट हो गया। मैसेज फ्रॉम साइड ए ट्रांसमिट हो जाएगा टू साइड बी। एक बहुत अच्छा PYQ भी है इसके ऊपर, दैट इनसाइड द एक्सॉन मैसेज या फिर करंट ट्रांसमिट होता है फ्रॉम ए टू बी, एंड ऑन द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इट इज ट्रांसमिटिंग फ्रॉम बी टू ए। सो रिमेंबर, मार्क इट। सो ऐसे बेटा जो हमारा पोटेंशियल ए साइड पर था अब वो चला जाएगा बी साइड पर। जैसे ही ये बी साइड पर जाएगा, अब बी साइड पर भी सेम चीज होनी शुरू हो जाएगी। बी साइड अभी तक क्या थी, -70 मिलीवोल्ट। जैसे ही ये करंट यहाँ फ्लो हो गया, ये भी चेंज होगी टू -55 मिलीवोल्ट। यहाँ पर भी सोडियम गेटेड चैनल्स ओपन होंगे। सोडियम गेटेड चैनल्स ओपन होंगे तो सोडियम आयन अंदर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर भी फिर अंदर पॉजिटिव चार्ज, बाहर नेगेटिव चार्ज, देन करंट फ्लो कर जाएगा फ्रॉम बी टू सी। ऐसे ही करते करते हमारा जो करंट है बेटा वो विद इन द एक्सॉन मेम्ब्रेन पूरा नर्व एंडिंग्स तक रीच कर जाएगा। सो अब पॉइंट आता है कि जैसे ही ट्रांसमिट होते होते यहाँ पर पोटेंशियल +30 मिलीवोल्ट्स पहुंच चुका है, तब क्या होगा बेटा जी, एट +30 मिलीवोल्ट्स हमारा जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल था वो क्लोज हो जाएगा। अब और ज़्यादा सोडियम जो है वो अंदर आना बंद हो जाएगा। एट +30 पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो जाएंगे। सो अब पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो गए हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पोटेशियम आइंस अंदर थे वो अब बाहर जाना शुरू होंगे। क्योंकि अब जो हमारे मेम्ब्रेन के ऊपर जो चार्जेस थे वो चेंज हुए थे, अंदर पॉजिटिव आया था, बाहर नेगेटिव। अब हमें वो नॉर्मल करना है। वो कौन करेगा पहले, पोटेशियम आइंस। पोटेशियम आइंस बाहर जाना शुरू होंगे, जिसकी वजह से अभी तक बाहर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था, अंदर पॉजिटिव, अब वो क्या आना शुरू हो जाएगा पोटेशियम आइंस की वजह से, बाहर पॉजिटिव एंड अंदर नेगेटिव। मतलब मेम्ब्रेन दोबारा रीपोलराइज होना शुरू हो जाएगी। सो ये है बेटा हमारे पास इन नटशेल कि कैसे हमारी जो मेम्ब्रेन है, एक एक्सॉन है, एक न्यूरॉन है, उसमें मैसेज जनरेट एंड कंडक्ट होता है। नेक्स्ट, सो ये अब हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। जब बेटा हमारे पास पोटेंशियल है -70 मिलीवोल्ट्स, मींस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तब हमारे पास स्टेट क्या है, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, ये सेम। अब जैसे ही पोटेंशियल -55 टू -60 मिलीवोल्ट्स मींस थ्रेशोल्ड वैल्यू पर पहुंचेगा, हमारे पास जो वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। सो अब सोडियम एंड पोटेशियम दोनों ही एक्सॉन की मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमारी मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव चार्ज एंड बाहर से नेगेटिव चार्ज कैरी करेगी। इस स्टेट को बोलते हैं डीपोलराइज्ड। डीपोलराइज कब है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज पोलराइज्ड। डीपोलराइज कब है, जब चार्जेस चेंज हो चुके हैं, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव। उसके बाद बेटा वोल्टेज गेटेड चैनल जो है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल सी वो क्लोज हो गया, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गया और पोटेशियम बाहर जाना शुरू हो गया, जिसकी वजह से अब फिर से बाहर पॉजिटिव एंड अंदर नेगेटिव चार्ज आएगा। मींस मेम्ब्रेन दोबारा से क्या हो चुकी है, रीपोलराइज। साइकिल क्या चला, डीपोलराइज्ड, सॉरी पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड एंड अगेन रीपोलराइज्ड। ओके, वन मोर थिंग, जो हमारी ये पोटेशियम गेटेड चैनल्स वैसे लॉजिकली उतना खुलने चाहिए ताकि मेम्ब्रेन दोबारा +30 से -70 मिलीवोल्ट्स पहुंच जाए, बट जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं वो थोड़े हाइपर एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा लंबे समय तक खुले रहते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा पोटेशियम आइंस अंदर से बाहर चले जाते हैं और मेम्ब्रेन -70 की जगह -90 मिलीवोल्ट्स जो है वो पोटेंशियल गेन कर लेती है, विच दैट स्टेट इज नोन एज हाइपर पोलराइजेशन। सो पोलराइज्ड,
डीपोलराइज्ड, रीपोलराइज्ड एंड हाइपरपोलराइज्ड। हाइपरपोलराइज्ड क्यों? क्योंकि जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं वो ज़रूरत से थोड़ा लंबे समय तक खुले रहते हैं। नाउ इसके बाद बेटा सोडियम एंड पोटेशियम जैसे ही -90 मिलीवोल्ट से दोबारा -70 गेन हो जाएगा, उसके बाद सोडियम एंड पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स दोनों क्लोज हो जाते हैं, मेम्ब्रेन दोबारा पोलराइज होगी। यहाँ तक तुम्हारी एनसीईआरटी बताती है। बट एक चीज़ और ध्यान से समझो बेटा, जब हमारे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुआ तब जो बाहर चार्ज गया है वो के पॉजिटिव की वजह से है। अब अंदर Na पॉजिटिव है और बाहर K पॉजिटिव है। बट अब तुम पोलराइज्ड स्टेट याद करो, रेस्टिंग मेम्ब्रेन वाली कंडीशन याद करो। उस स्टेट में क्या था? बाहर सोडियम था और अंदर पोटेशियम था। तो ये तो बट हमारी रीपोलराइजेशन के टाइम पर उल्टा हो गया। तो इसको दोबारा से करेक्ट सोडियम पोटेशियम पंप करेगा। सोडियम पोटेशियम पंप फिर से आएगा, 3 सोडियम आइंस बाहर एंड 2 पोटेशियम आइंस अंदर पंप कर देगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना, नोट कर लो। नाउ दिस इज योर ग्राफ विच इज रिप्रेजेंटिंग द ओवरऑल सिनेरियो। यहाँ पर हमने लिया टाइम, यहाँ पर हमने लिया है मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 -55 0 +30। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टिमुलस आया व्हेन द मेम्ब्रेन इज एट -70 मिलीवोल्ट्स, और हमारा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस हमें चाहिए, अदरवाइज ऑल और नन लो याद रखना, ऑल और नन लो। या तो मेम्ब्रेन फुली वो डीपोलराइज होगी, अदरवाइज नहीं होगी, बीच का कुछ नहीं होता यहाँ। देन -55 से ये जाएगी +30 तक। +30 तक जब जाती है तब हम इसे बोलते हैं डीपोलराइजिंग स्टेट। देन ये +30 से फिर से क्या होनी शुरू हो जाती है? रीपोलराइज, क्योंकि पोटेशियम गेटेड वोल्टेज गेटेड चैनल्स थोड़े हाइपर एक्टिव होते हैं। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 से -90 तक चला जाता है। दैट स्टेट इज नोन एज हाइपर पोलराइजेशन, एंड देन ये दोबारा गेन कर लेगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो दिस इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। सो आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू। याद रखना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट्स। उसके बाद हमारा जो स्टिमुलस आता है दैट शुड बी -55 मिलीवोल्ट्स टू -60 मिलीवोल्ट्स। डीपोलराइज होगा अप टू +30 मिलीवोल्ट्स। +30 के बाद वो होना शुरू हो जाएगा रीपोलराइज। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल्स आर मोर एक्टिव, दैट इज वाई कई बारी -70 से वो -90 मिलीवोल्ट्स गेन कर लेता है, एंड उसके बाद वो फिर से दोबारा क्या हो जाएगा? Polarized. So steps are polarized, depolarized, repolarized, hyperpolarized and polarized. So now question time. So these are 2 PYQs on the basis of this topic, very important, and अब तुम्हें ये बहुत आराम से solve भी हो जाएंगे. So when a neuron is in resting state, that is not conducting any impulse, the axonal membrane is. This question is very much directly from your NCERT line, जो मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में तुम्हें बताई भी थी कि तुम्हारी एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है दैट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन इज freely permeable to potassium ions but nearly impermeable to sodium ions. So let's find out in which option that is given. So comparatively more permeable to sodium ions, no, this is wrong. It is more permeable to potassium ions. Equally permeable, no, ये भी नहीं है. Impermeable, no. Comparatively more permeable to potassium ions and nearly impermeable, yes, this is your correct answer, that the resting membrane is more permeable to potassium ions and nearly impermeable to sodium ions. Next question. During the propagation of a nerve impulse, the action potential results from the movement of. जब कहते हैं मैसेज नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो रहा होता है, उस टाइम पर जो एक्शन पोटेंशियल है वो किसकी वजह से होता है? के पॉजिटिव आइंस फ्रॉम इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, क्या ये था? नो.
Na positive ions from extracellular fluid to intracellular fluid, yes, at -55 to -60 millivolts potential जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स थे वो ओपन हो गए थे, जिसकी वजह से सोडियम आइंस जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में था वो बाहर से अंदर आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बाहर नेगेटिव चार्ज एंड अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. सो द करेक्ट आंसर इज बी. सो आई होप जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स टॉपिक तुम्हें बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया है. सो अब बेटा ऐसे ही और वीडियोस को और कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए फॉलो बायो